आपकी बात आपके साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रवण चौधरी। दर्शकों, आज आपके साथ में जो देश का और विश्व का इस भीषण कोरोना महामारी के बाद जो स्थिति है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। चूंकि आज विश्व में और पूरे देश का सबसे अहम मुद्दा कोरोना ही है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ में कोरोना पे ही चर्चा करता हूं। जो आज विश्व का स्थिति है, जो आज कोरोना से पूरी तरह से अमेरिका सबसे ज्यादा हताहत और प्रभावित हुआ है। भारत में जो स्थिति है वो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं आज भी हम नियंत्रण में है, और किसी भी प्रकार का कोई घबराने और इस तरह का कोई विशेष समस्या, लोगों को घबराहट का जो है वो ऐसा समस्या घबराहट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से कोरोना महामारी भारत में नियंत्रण में है। और जो पूरे भारत में जो राज्य सरकार के द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कोरोना महामारी से निपटने में जो शानदार कार्य किया जा रहा है, और इसका नतीजा ये है, जो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है और वहां पे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जो लगातार मेहनत और लगातार पूरी तरह से इस पे नजर रख करके पूरे उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं जो कि कोरोना को कंट्रोल में रखा गया है। जितनी बड़ी आबादी है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग और लगातार इस पे देख रेख और लोगों के बीच संवाद स्थापित करके मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना महामारी से निपटने में एक अच्छा मिसाल पेश किया है। और उसी तरह से राजस्थान सरकार अशोक गहलोत के द्वारा भी लगातार जनता से संवाद और संपर्क स्थापित करके कोरोना जैसे महामारी को निपटने में एक अच्छा मिसाल पेश करने का राजस्थान सरकार के द्वारा भी एक मिसाल पेश किया गया है। अब जो सबसे ज्यादा आज पूरे भारत में सुर्खी और केंद्र बिंदु बना है वो राज्य है बिहार। बिहार आज पूरी तरह से बिहार का शासन और बिहार का प्रशासन पूरी तरह से अपना हाथ खड़ा कर चुका है। जबकि अभी दो दिन पहले प्रवासी मैत्री महासंघ के द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद उस पे केंद्र सरकार के द्वारा कार्रवाई भी हुआ और एक आदेश भी निर्गत हुआ। उस आदेश में जो देश के विभिन्न हिस्से में फंसे हुए जो मजदूर हैं, देश के विभिन्न हिस्से में जो फंसे हुए छात्र और छात्राएं हैं, उनको लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइन निर्धारित किया गया। उस गाइडलाइन को निर्धारित करने के बावजूद भी बिहार सरकार अपना हाथ खड़ा कर दिया, और हाथ ऐसा खड़ा किया जैसे लग रहा है जो बिहार में शासन और प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। और वहां के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा ये कहना, सुशील कुमार मोदी के द्वारा ये कहना जो हम सक्षम नहीं है, केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद ये कहना जो हम सक्षम नहीं है अपने लोगों को अपने राज्य में लाने के लिए, ये बेहद ही शर्मनाक और बेहद ही
निम्न स्तरीय शासन तंत्र का परिचय दे रहा है। अब अगर सरकार आपको चलानी है तो यह जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। सरकार के कुर्सी पर अगर आप बैठे हैं, शासन में अगर आप हैं, मुख्यमंत्री के पद पर आप हैं, तो आपको ही ये जिम्मेदारी और जवाबदेही उठानी पड़ेगी और आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकते हैं। इसीलिए यह बिहार सरकार का पूरी तरह से इसमें लाचारी और व्यवस्था ऐसा दिखाता है जो शासन और प्रशासन चलाने का जो एक नजीर पेश करना चाहिए वो बिहार सरकार के द्वारा पेश नहीं किया जा रहा है। और इससे बिहार जो पूरे देश में बिहार के मजदूर और पूरे देश में जो बिहार के छात्र छात्राएं जो आज मौजूद है वो पूरी तरह से बिहार सरकार के भरोसे, यो आप कह लीजिए राम भरोसे बिहार का जनता और राम भरोसे बिहार का सरकार चल रहा है। अब इस बीच में जब केंद्र सरकार के द्वारा जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर आने के बाद सबसे पहले तेलंगाना सरकार के द्वारा के चंद्रशेखर राव के द्वारा एक नजीर पेश किया गया और वो भारत सरकार के द्वारा संपर्क स्थापित करके, रेल मंत्रालय द्वारा संपर्क स्थापित करके सबसे पहला ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना हुआ, रांची के लिए रवाना हुआ। और उसमें ये कह सकते हैं आज मई दिवस है, मई दिवस का मजदूरों को एक अच्छा तोहफा केंद्र और तेलंगाना सरकार के पहल से मिला और वो 1200 मजदूरों को लेकर के आज तेलंगाना से झारखंड ट्रेन, पहला ट्रेन लॉकडाउन के बाद पहला ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए खुला। ये सबसे बड़ी बात यह है, ये दिखाता है, ये दर्शाता है राज्य सरकार का तत्परता, ये दिखाता है केंद्र सरकार का तत्परता, केंद्र के साथ में किस तरह से राज्य सरकार तालमेल करके, किस तरह से संवाद स्थापित करके अपने राज्य के लोगों को या प्रवासियों को क्या सुविधा प्रदान करती है। एक बहुत पुरानी बात है जब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं हुआ, तेलंगाना राज्य नहीं होता था, पूरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक राज्य था। उस समय में, जिस समय आपको इतिहास के पन्नों में ले चलते हैं, उस समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनटी रामाराव हुआ करते थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी इस देश का। और इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से प्रतिशोध के लिए जग जाहिर थी, जो किस तरह से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से जो प्रतिशोध लेने के लिए वो मशहूर थी। उस समय में आंध्र प्रदेश में बहुत भीषण त्रासदी, बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा ऐसा विशाल तूफान और इतना भीषण त्रासदी हुआ जिसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हताहत हुए। मैं इसलिए आपको इतिहास के पीछे और इतिहास में ले जा रहा हूं, जो इस चीज को दर्शाने के लिए शासक होता कैसा है। जो एनटी रामाराव, जो आंध्र प्रदेश में जो इतना बड़ा भीषण त्रासदी हुआ, तो इस त्रासदी से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार बिल्कुल सक्षम नहीं था और आंध्र प्रदेश सरकार पूरी तरह से केंद्र से लगातार गुहार पुकार कर रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी के द्वारा जो समुचित मुआवजा और समुचित राहत दिया जाना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था आंध्र प्रदेश को। मजबूरन एनटी रामाराव को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को इंदिरा गांधी के निवास के आगे आकर के भूख हड़ताल पे, अनशन पे बैठना पड़ा और उस समय में इंदिरा गांधी मजबूर होकर के एक बड़ा राहत पैकेज आंध्र प्रदेश सरकार को दिया, जिससे आंध्र प्रदेश में उस भीषण त्रासदी में लोगों को बहुत बड़ा राहत मिला। तो
तो कहने का विषय यह है, जब सरकार जनता के लिए उत्तरदायित्व होती है, तो सरकार को और सरकार में बैठे मुख्यमंत्री को इस बात के लिए पूरी तरह से चिंता और इस बात के लिए पूरी तरह से जवाबदेही लेना चाहिए। और इस तरह से व्यवस्था, जिस तरह का व्यवस्था आज सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, इस तरह का व्यवस्था दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सरकार में है। उनको इस चीज के लिए केंद्र के पास में, प्रधानमंत्री के पास में आकर के अगर अनशन भी करना पड़े, अगर उनको भूख हड़ताल भी करना पड़े, तो अपने बिहार के मजदूरों के हित में, अपने बिहार के निवासियों के हित में, बिहार के छात्र छात्राओं के हित में उनको अनशन भी करना पड़े तो यहाँ पे अनशन करना चाहिए। यहाँ पे केंद्र के पास में उनको अपनी मांग मानने के लिए, चाहे आज वो कहते हैं हमारे पास बस नहीं है, तो केंद्र के साथ में संपर्क और संवाद स्थापित करके जिस तरह से तेलंगाना से ट्रेन रांची के लिए खुला, उस तरह से बिहार के लिए भी दिल्ली से और कई जगह से, महाराष्ट्र से कई जगह से ट्रेन खुलवाने के लिए केंद्र से पहल करना चाहिए। अपनी व्यवस्था नहीं दर्शाना चाहिए। यह होता है सरकार चलाने का नजरिया, सरकार चलाने का अंदाज। लॉकडाउन के दौरान जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, वो अभी तो पूरी तरह से चालू हुआ भी नहीं है, और ये दौर अभी, इस दौर का शुरुआत भी नहीं हुआ है। इस दौर में आज बिहार और झारखंड में जो लाखों ऐसा परिवार है जो आज अनाज और राशन के लिए मोहताज है। आज इसी कड़ी में बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के द्वारा यह आरोप लगाया भी गया है, जो झारखंड में भी ऐसा 7 लाख से ऊपर परिवार है जिनको आज इस कोरोना महामारी जैसे संकट में आज उनको राशन मैसर नहीं है, वो राशन के लिए भी मोहताज है। तो ये बड़ा गंभीर समस्या है। मैं अपने इसके पहले एपिसोड में मैं बता चुका था, जो भारत का जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जन वितरण प्रणाली जो है, वो जन वितरण प्रणाली हमारे यहाँ का उतना कारगर नहीं है। उस जन वितरण प्रणाली में इतना ज्यादा लूपहोल्स और इतना ज्यादा खामियां है, जिस खामियां की वजह से जो लोग पीडीएस सिस्टम और जन वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने योग्य है, वो तो वंचित है, और जो नहीं लेने के योग्य है वो राशन ले रहे हैं। जो बीपीएल के योग्य है वो बीपीएल से बाहर है, जो एपीएल के योग्य है वो एपीएल से बाहर है। तो इन सारे खामियों को केंद्र और राज्य पहल करके निश्चित रूप से इस खामियों को दूर करना चाहिए, जिससे जनता में जो परेशानी है, जनता में जो कठिनाई है, वो दूर हो सके। लॉकडाउन के दौरान जो देश में अलग अलग जो आपराधिक घटनाएं भी हैं, जो वो भी एक चौंकाने वाला है। अब लगातार अब आप देख लीजिए, जो पालघर, महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं को पीट करके हत्या कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 2 साधुओं को बुलंदशहर में पीट करके हत्या कर दिया, उसका हत्या हो जाता है। बिहार ऐसे भी आपराधिक के नाम से मशहूर है, अपराध के लिए मशहूर है। इस लॉकडाउन के दौरान सन्नी गुप्ता का सरेआम सरकार का तंत्र जहां काम करता है, पटना बिहार की राजधानी है, उस राजधानी में जहां से महज मुख्यमंत्री का निवास कुछ किलोमीटर के दूरी पे है, महज 2, 4, 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और मुख्यमंत्री आवास के समीप अगल बगल में होने के बाद उनका सन्नी गुप्ता का हत्या कर दिया जाता है। तो ये लगातार जो आपराधिक घटनाएं लॉकडाउन के दौरान भी जो ये हो रहा है, ये निश्चित रूप से एक चौंकाने वाला है, और निश्चित रूप से इस ऐसे हत्या पे
अगर लगाम नहीं लगा तो एक तो ऐसे भी बिहार पूरी तरह से बदनाम है आपराधिक घटनाओं को लेकर के। लेकिन अगर नीतीश कुमार अपने को सुशासन बाबू कहते हैं तो सुशासन में कम से कम शासन अच्छा होना चाहिए। इसके लिए नीतीश कुमार जी को प्रयत्न और पहल करना चाहिए। बिहार में तब तक कोई पूंजी निवेश नहीं हो सकता है जब तक कि वहां पर कोई ऐसे आपराधिक घटनाएं होती रहेगी। निश्चित रूप से वहां पूंजी निवेश नहीं होगा। कोरोना जैसे महामारी के लिए निपटने के लिए वहां के उप मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे पास में पर्याप्त किट नहीं है, हमारे पर्याप्त संसाधन नहीं है। भाई अगर आपके पास पर्याप्त संसाधन और किट नहीं है, इस चीज को आप मीडिया के सामने लाचारगी दिखाने के बजाय आप इसके लिए आप इंतजाम करें, इसके लिए व्यवस्था करें। ये लाचारगी और मजबूरी दिखाने से सरकार नहीं चल सकता है। सक्रिय राजनीति में उद्धव ठाकरे का पदार्पण महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा था, जो उनको किसी न किसी सदन का, चाहे विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य बनना, जो 6 महीने के अंदर में होना है, वो उनको होना चाहिए। इस वजह से उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तलवार लटका हुआ था। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए खुशखबरी और उद्धव ठाकरे के लिए ये निश्चित रूप से सुकून भरा खबर है, जो महाराष्ट्र में 21 तारीख को एमएलसी के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गया। ये उद्धव ठाकरे जो पहली बार राजनीतिक रूप से सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो मुख्यमंत्री बने, जिनके लिए पहला ये संकट था, वो संकट, राजनीतिक संकट उद्धव ठाकरे का दूर होता नजर आ रहा है। और आने वाले समय में जो 21 तारीख का एमएलसी चुनाव है, लगता है वो एमएलसी जो विधान परिषद से सदस्य बन करके उनकी सदस्यता बन जाएगी, तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लगातार काबिज रख पाएंगे। कोरोना से निपटने में जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, वो सराहनीय तो है ही, निश्चित रूप से अनुकरणीय भी है अन्य देशों के लिए। और इस कोरोना जैसे महामारी में जो नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार निगरानी रखने के बाद जो जिस तरह से कोरोना पे काबू किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। अब सवाल है, जो लगातार 1 महीना से ऊपर लॉकडाउन को हो गया है, अब अगर और लंबा लॉकडाउन और इससे अधिक लॉकडाउन रहा, हालांकि तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक आर्थिक संकट पैदा करने वाला स्थिति होगा। अब भारत सरकार के द्वारा निश्चित रूप से इसमें पहल करते हुए ये भारत को 3 जोन में जो बांटा गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, तो निश्चित रूप से इस दिशा में एक अच्छा पहल है। क्योंकि अब भारत जो 319 जो ग्रीन जोन रखा गया है, इस 319 ग्रीन जोन को निश्चित रूप से इसमें पूरी तरह से भारत को और भारत सरकार के द्वारा तमाम तरह का गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, व्यावसायिक गतिविधि और तमाम गतिविधि को तत्काल शुरू करना चाहिए। चूंकि ये इसलिए शुरू करना है क्योंकि माननीय मोदी जी के द्वारा ही भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पे ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर भारत अपने को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के ऊपर में अर्थव्यवस्था बनाने को चाह रहा है, तो इसके लिए भारत में लगभग 125 करोड़ लाख का निवेश का आवश्यकता पड़ेगा। और जहां पे आप ये देखिए, जहां पे 125 लाख करोड़ का निवेश का आवश्यकता है, वहां पे अगर हम और अधिक लंबा लॉकडाउन और उस ग्रीन जोन में अगर व्यावसायिक गतिविधि और औद्योगिक गतिविधि को तत्काल अगर हम नहीं खोलते हैं, तो हम उस लक्ष्य को हासिल करने के बजाय जो हमारा वर्तमान लक्ष्य है
और जो हम जिस वर्तमान में जी रहे हैं उस लक्ष्य को भी हम उस लक्ष्य से भी कई गुना पीछे चले जाएंगे। इसीलिए ये केवल भारत के प्रधानमंत्री का सपना नहीं, अगर भारत के प्रधानमंत्री अगर ये सपना दिखाए तो इस भारत के तमाम नागरिकों का भी कर्तव्य है जो भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए सभी लोगों को लॉकडाउन का और जो भारत सरकार के द्वारा कोरोना के मद्देनजर जो मापदंड अपनाने के लिए कहा जा रहा है उस मापदंड को हमें अपनाना ही चाहिए। अगर हम इसको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से भारत एक पूरे दुनिया में एक मिसाल देने में कामयाब होगा, क्योंकि और देशों का जनसंख्या भारत जैसे विशाल जनसंख्या जैसा नहीं है। और इतने विशाल जनसंख्या के बावजूद भी 134 करोड़ 138 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी आज हम महज 34,000 हमारे यहां कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे इतना जो हमारे यहां है, इसका यही कारण है जो कि भारत के लोग जितने संयमी और जिस धैर्य से अगर ये काम ले रहे हैं, इसका परिणाम है जो आने वाले समय में भारत एक सुपर पावर और सुपर इकोनॉमी बनेगा अगर इस तरह से धैर्य और पूरी तरह से हम इसका पालन करते रहे। लेकिन और इसके बजाय अगर भारत में अगर लॉकडाउन और पूरी तरह से जो कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो नियम और कायदे कानून बनाया गया है, अगर इस नियम कानून कायदे का हम अगर पूरी तरह से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे और भी सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर इसमें कहीं से किसी भी प्रकार का अगर लॉकडाउन में अगर छूट नहीं दिया जाता है तो कोरोना से मरने के बजाय भूख से अधिक मरने वालों का संख्या इस देश में भी होगा। इसीलिए चूंकि सरकार सहूलियतें और सरकार पूरी तरह से व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही है, लेकिन अब उस व्यवस्था और उस सुविधा अगर उस जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रहा है तो निश्चित रूप से वो जरूरतमंद जिसको दाना पानी और जिसको भोजन मुहैया नहीं होगा उसे निश्चित रूप से दम तोड़ देगा। तो इसीलिए आने वाले समय में जो देश का ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन जो निर्धारित किया गया है, तो ग्रीन जोन में पूरी तरह से व्यवसायिक गतिविधि और ऑरेंज जोन में जो भी जिस तरह का नियम के साथ छूट देने की बात किया गया है, ऐसे जगह सारा गतिविधि को भारत सरकार को चालू करने के लिए अविलंब नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, जिससे जो भारत सरकार के द्वारा जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो कि आने वाले समय में भारत 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था होगा, तो हम उस 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के करीब पहुंचने में या उसको अचीव करने की दिशा में हम आगे काम करेंगे और उसको अचीव कर सकते हैं। अब जो हमारे देश में ही नहीं पूरे विदेश में पूरे विश्व में जो बॉलीवुड पूरी तरह से मशहूर है, उस बॉलीवुड के जरिए पूरे देश ने पूरे विदेशों का मनोरंजन इंटरटेनमेंट होता रहता है। उस बॉलीवुड और खास करके भारत का बॉलीवुड राज कपूर खानदान और कपूर खानदान के नाम से जाना जाता है। ऐसे कपूर खानदान के एक सितारे दिग्गज सितारे ऋषि कपूर का आकस्मिक निधन हो जाना, ये बहुत बड़ा बॉलीवुड जगत के लिए और देश के लिए, और बॉलीवुड में एक ऐसे अभिनेता, एक जिंदा दिल अभिनेता इरफान खान का भी असमय हमारे बीच से चले जाना, ये निश्चित रूप से देश का नहीं पूरे मनोरंजन जगत का एक अपूरणीय क्षति है। जिस तरह का
जिस तरह का हर किरदार निभाने के लिए बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर और जिस तरह का हर किरदार निभाने के लिए हमारे इरफान खान जाने जाते थे, वो हमारे बीच हर हमेशा हम कमी महसूस करते रहेंगे, उसका हर हमेशा हमें कमी महसूस होता रहेगा। हम एक नजर विश्व के कोरोना अपडेट पे आपको डालते हैं। आज अमेरिका का जो स्थिति है, हम पहले भी बता चुके हैं, वो भयावह स्थिति है। आज वहां पे कोरोना 10 लाख से ऊपर पहुंच चुका है, जहां पे मात्र 33-34 करोड़ का आबादी और उसमें आज 60,000 से 65,000 लोग दम तोड़ चुके हैं। आज जो रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुस्तिन भी, रूस के प्रधानमंत्री, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। विदेश में जो डेनमार्क पूरी तरह से अपने आप को लॉकडाउन से मुक्त कर दिया है और आज डेनमार्क में पूरी तरह से और वहां पे जो पुराना जिंदगी और लोगों का खोया हुआ जिंदगी, वो पुराना वापस पट्टी पे आ चुका है। कोरोना का सेंटर वुहान, वहां से बगल में वियतनाम, वो पूरी तरह से चाइना के बगल में होने के बावजूद वियतनाम में आज तक कोई एक कोरोना से मौत नहीं हो पाया। वियतनाम अपने को पूरी तरह से कोरोना से लड़ने में और कोरोना से निपटने में पूरी तरह से क्षमता के साथ में और पूरी बुद्धिमत्ता के साथ में जिस तरीके से वियतनाम ने कोरोना को हराने में पूरी तरह से एक मिसाल पेश किया, ये भी एक सीखने योग्य है। कोरोना महामारी का उत्पत्ति वुहान से हुआ और चाइना जो उत्पत्ति का केंद्र रहा, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पे ये आरोप लगाया है, जो कोरोना वायरस का उत्पत्ति निश्चित रूप से, और इसका जो केंद्र है वो चीन है और चीन के लैब में ही कोरोना तैयार हुआ है और चीन ने ही पूरे विश्व में कोरोना फैलाने का काम किया है। सीधे तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को कटघरे में खड़ा किया है। यह निश्चित रूप से जो ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का अगर ये आरोप है, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई दम नजर आ रहा है। इसमें कोई न कोई ऐसा चीज नजर आ रहा है जिससे लग रहा है जो चाइना वास्तव में वायरस का केंद्र बिंदु रहा है। तो आज की आपकी बात आपके साथ में, आज पूरे देश, पूरे विश्व में जितने भी कोरोना जैसे महामारी से जिन लोगों का मौत हुआ है, एपीएनएस परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है और बॉलीवुड के जो दिग्गज सितारे ऋषि कपूर और इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे, इसके लिए एपीएनएस न्यूज परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।